हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। जवाबदेही में पिछले एपिसोड में भोजपुरी से जुड़ा एक सवाल आया था जिस पर की गई मेरी सरसरी तौर पर टिप्पणियों पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आई मस्ट एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। उस पर बात करूंगा, पर उससे पहले दो भूल सुधार जो तथ्यात्मक गलतियां थी। पहली गलती क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई थी भारत पाकिस्तान के, जिसमें मैं अपने नॉस्टैल्जिया में डूबता उतराता हुआ 2003 के सेंचुरियन के मैच को 2001 बोल गया था, उसके लिए खेद है। और दूसरा, भोजपुरी पर बात करते हुए मैंने सिंगर चंदन तिवारी को चंदन पांडे बोल दिया था, उसके लिए भी मुझे खेद है। अगर आप चंदन तिवारी के बारे में और जानना चाहते हैं तो पूर्वतान पर आप उनके गीत सुन सकते हैं। लल्लन टॉप ने भी 5 बरस पहले उनका इंटरव्यू किया था। अब बात आती है कि जो भोजपुरी पर सवाल पूछा गया था कि क्या आप भोजपुरी सुनते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, और जिसके क्रम में मैंने कुछ चीज़ें जो उस समय याद आ रही थी उसमें कही थी। मैंने रितेश पांडे के गानों का जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से उनके गाने एक अभूतपूर्व किस्म की लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, खासतौर पर उनका गाना हेलो कौन। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि भोजपुरी का आज तक कोई भी गाना यूट्यूब पर इतना नहीं सुना गया। लोगों के अपने विमर्श होते हैं, अपनी पॉलिटिक्स होती है, पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात तो ये कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा नहीं है, ऐसी भाषा भी नहीं जिसे मैं पूरी तरह समझता हूँ। मेरी मातृभाषा बुंदेली है, अर्जित भाषा खड़ी बोली की हिंदी है। दूसरी बात, आप किसी भाषा में किन गानों को चुनते हैं, वो चुनाव क्या सिर्फ आपका होता है या उस मीडियम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचती हैं। जैसे कोई हमसे पूछ सकता है कि आप पंजाबी में किसे सुनते हो, तो मैं उनको जवाब दे सकता हूं कि साहब मैं सुरिंदर कौर को भी सुनता हूं, लट्ठे की चादर और तमाम दूसरे गाने, लालचंद यमला जट को भी सुनता हूं और यो यो हनी सिंह को भी सुनता हूं। अब अगर आप मुझे इस बात पर जज कर रहे हैं कि यो यो हनी सिंह को आप क्यों सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके नज़रिए में थोड़ी सी तंगदिली है, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं के गाने और जाहिर सी बात है कि दूसरी भाषाओं से सबसे पहले पॉपुलर चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। कई लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि मैंने रितेश पांडे को अपना दोस्त कहा। दोस्त तो हैं और उसमें हमें कोई एतराज़ की बात नहीं लगती। आप अपने दोस्तों का जब चुनाव करते होंगे तो शायद सिर्फ उनके गुणों को स्वीकारते होंगे। हमारे लिए जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई हैं, वो अपने गुण दोषों के साथ हैं। कोई व्यक्ति पॉपुलर है, उसको लेकर आपकी आलोचना हो सकती है। हम यहाँ पर लल्लन टॉप में तमाम ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऐसे लोगों से मुखामुखम भी करते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपके उनसे संबंध होना कोई गुनाह है क्या? मेरी नज़र में तो नहीं है। और संयोग देखिए कि यहाँ पर बात हुई और उस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद रितेश से फिर बात हुई और हमने कहा तुमको पता है तुम्हारे चक्कर में फेसबुक पे भसड़ कटी। बोले क्या हो गया भैया? तो हमने कहा यार ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है। बोले भैया हमको तो ये सब नहीं पता है और हम तो दिल्ली आए थे तो आपसे मिलना चाह रहे थे, तो फिर 2 दोस्त मिले, तसल्ली से भोजन किया, दुनिया जहाँ पर बात हुई। और कोशिश होगी कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी रितेश पांडे, मशहूर सिंगर रितेश पांडे को बुलाया जाए और तब उनसे उनकी जर्नी भी जानी जाएगी, उन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी, शीलता अश्लीलता के, और लोकप्रियता पर भी बात होगी। अब कई लोगों को यह एतराज़ था कि हमने भोजपुरी में रितेश पांडे को प्रतिनिधि सिंगर मान लिया। हमारे मानने से क्या होता है सर? है, हमारी तो भाषा भी नहीं है। दूसरी चीज़, रितेश पांडे से इतर भी बहुत सारे नाम हैं। आपको हर प्रोग्राम की प्रकृति का ख्याल रखना होगा। ये जवाबदेही सेक्शन है, यहाँ फटाफट सवालों के जवाब दिए जाते हैं। किसी ने पूछा, अब मैं विस्तार से जवाब दूं और कहूं कि साहब हमने तो जो एक भूमि भैया मिले थे हमें, जो मल्लाह का काम करते हैं, नाविक हैं, उनसे बहुत सारे निर्गुण भी सुने हैं जो भोजपुरी भाषा में थे, है ना। और लल्लन टॉप पर सुनवाए भी हैं लोगों को। हमने तो शारदा सिन्हा को भी होस्ट किया। अभी शारदा सिन्हा से जुड़ा हुआ मुझे बताया टीम ने कि एक सवाल भी आया है। हमने चंदन तिवारी का भी इंटरव्यू किया। तो एक तरफ लोक है और एक तरफ पॉप है, हमें दोनों से कोई परहेज नहीं है। अब इन सब के साथ हमने खेसारी लाल का भी इंटरव्यू किया 2017 के विधानसभा चुनाव में और फर्स्ट हैंड उनकी लोकप्रियता भी देखी। हम लोगों ने जो भोजपुरी को लेकर आखिर का उत्सव होता है उसको भी कवर करवाया। तो अपने राम तो सब जगहों में जीमते हैं, सब जगह जाते हैं, सब चीज़ें निरखते हैं। एक चीज़ लेकिन ऐसी है जिस पर मुझे ध्यान देना था। जेएनयू के मेरे सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक लंबी टिप्पणी में उस तरफ ध्यान दिलाया। वो टिप्पणी भी पढ़ूंगा क्योंकि कोई भी आलोचना से परे नहीं है, बशर्ते उसमें किसी भी किस्म का व्यक्तिगत हमला ना हो। उस टिप्पणी पर आऊँगा।
यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि जेएनयू के दिनों में मैंने, क्या नाम है उनका, देखो फिर भूल रहे हैं, अरे वो गुड्डू रंगीला, तो गुड्डू रंगीला का एक गाने का मैंने जिक्र किया। फिर हमने न्यूज़ रूम में, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ भोजपुरी भाषी लोग हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने उसका वीडियो दिखाया जो कि निहायत ही वाहियात है। फिर मैं उस शब्द पर पूछने लगा उनसे कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि ये द्विअर्थी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है शब्द। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब गाने हमने पहली दफ़ा जेएनयू में, जब उस भाषा भाषी इलाके के लोग आते हैं उनसे सुने। उन्हीं दिनों मनोज तिवारी का भी एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जो हमारी हॉस्टल नाइट्स में एक सज्जन थे बड़ा गाते थे, कनुआ में सोहे बाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली, बगल वाली जान मारेली। अब आप इस पर भी एतराज़ कर सकते हैं कुछ लोग कि मैं ये गाने क्यों सुन रहा हूँ, तो जो लोक में आप तक पहुँचता है आप उसको ही सबसे पहले सुनते हैं। रितेश के गाने के बारे में जो लल्लन टॉप के पुराने दर्शक है वो जानते हैं कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ। 2017 की बात है, देवरिया में हम लोग अपनी कवरेज के लिए थे, वहाँ पर एक बच्चा मिला था जिसका नाम बबुना था। बबुना के कहे एक बात पर बाद में बहुत सारे टिकटॉक वीडियो और सब बने थे। अब एक सीरियस सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। और कितने का आता है पता नहीं क्या बोलता है वो, 2 रुपये का, और सूद पलास कुछ नाम बताता है, और मम्मी पापा डांटते नहीं है, जानबे नहीं करते हैं। तो उसमें बहुत रील बनी, बहुत मीम बने। खैर, तो वहाँ पे उस बच्चे ने हमको ये गाना सुनाया था जो कि बड़ा कर्णप्रिय गाना भी है। जहिया से चल गई रे छोड़ के हमका, हाँ, जहिया से चल गई ली छोड़ के हमका, जिंदगी भैल सुनसान हो, जारे चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाडी मोरी जान हो। हाँ, तो ऐसे फिर मुझे पता चला कि ये रितेश पांडे का गाना है। तो अब मैं वो प्रमोद जी की बात कह देता हूं जो बिल्कुल मेरे सीनियर हैं उस लिहाज से भी और जो दुरुस्त भी है। उनके लेख का शीर्षक है पॉपुलर के खतरे और दिमाग का वजन। सौरभ द्विवेदी मुझे पसंद आते हैं इसलिए नहीं कि वे जेएनयू के दिनों के साथी हैं, बल्कि इसलिए कि वे लोकप्रिय नहीं, एक ज़हीन पत्रकार हैं, ज़हीन नसीब प्रयोग करते हैं और अपने ढंग से विषयों को रखते हैं। क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है इसलिए उनकी कही हुई किसी भी बात पर चर्चा बहस होना स्वाभाविक है। हाल ही में भोजपुरी को लेकर दिया गया उनका बयान सरसरी तौर पर दिया गया बयान और हल्का है। इस मुद्दे पर इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए कि लोकप्रिय व्यक्तियों के कथन से हजारों लोग धारणा बनाते हैं, जाहिर है, इसीलिए उन्हें बोलते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। जेएनयू के दिनों में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल अक्सर एक बात कहा करते थे जो सौरभ को भी याद होगी कि ज्ञान की दुनिया में सर गिने नहीं तौले जाते हैं और कई बार एक सर का वजन 1000 सर से ज्यादा होता है। लोकतंत्र सिर गिनने की प्रणाली से संचालित होता है और फिलहाल यह सर्वोत्तम व्यवस्था है क्योंकि इससे बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके मेरा मानना है कि कोई भी समाज या देश सिर्फ संख्या बल से नहीं चलता और अगर वह सिर्फ संख्या बल से चलता है तो यह बहुत ही घटिया और संकुचित समाज होगा। कोई भी समाज या देश अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम व्यक्तियों के दिमाग से चलता है और सैकड़ों वर्षों में अर्जित सांस्कृतिक विवेक से चलता है। उसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणियां की हैं, लंबी ये प्रतिक्रिया है। और फिर देखिए ये संस्कार है पढ़े लिखे संवाद का कि उन्होंने इसका लिंक भी भेजा और मैंने पढ़ा भी और इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये जिक्र भी किया कि कुछ बरस पहले जब मेरी उनसे गांधीनगर में मुलाकात हुई थी तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप भोजपुरी के साहित्य और संस्कृति पर लंबे लेख लिखें। प्रमोद जी, मेरा आग्रह अब भी वही है, आप ज़रूर लिखें लल्लन टॉप पर। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जिन लोगों को इस चीज़ का बड़ा बुरा लग रहा है कि भोजपुरी की अश्लीलता को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको ये भी चिंता करनी चाहिए कि भोजपुरी का संगीत और साहित्य जो गैर भोजपुरी लोग हैं उन तक किस रूप में पहुँच रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो उनकी लड़ाई है तब ज़्यादा मुकम्मल होगी। बाकी हमसे लड़ते रहिए अगर उसी से भला हो रहा है। पर जो प्रमोद जी ने कहा और भी कई आलोचकों ने जिस तरफ ध्यान दिलाया कि लल्लन टॉप एक ऐसा माध्यम है जिसको लाखों लोग देखते सुनते हैं, इसलिए सरसरी तौर पर भी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे कुछ ऐसे लोग जो द्विअर्थी गाने लिखते या पढ़ते हैं उनका प्रचार हो या उनको बढ़ावा मिले। बाकी बातचीत उनसे भी होगी, इस मामले में अपना कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है। कभी भी खेसारी लाल का 17 में इंटरव्यू किया था, दोबारा मौका मिलेगा फिर इंटरव्यू करेंगे। पवन सिंह का भी करेंगे, जो बढ़िया गा रहे हैं निर्गुण गा रहे हैं उनका भी इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉल है
कि हमें सबसे संवाद करना है और किसी तरह के कैंसिल कल्चर में नहीं पड़ना है। दूसरा विवाद हुआ था इस बात पर कि उसको 8वीं अनुसूची में भोजपुरी में शामिल किया जाए। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एक लंबी लड़ाई चल रही है। ललन टॉप पर भी बहुत सारे आख्यान आए, वीडियोस आए हैं, हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं। अभी पिछले दिनों निरहुआ, इनको लेकर भी विद्वानों की राय खूब बटी है। आजमगढ़ से सांसद है, उन्होंने भी ये बात रखी और इत्तेफाकन मैं रितेश पांडे की टाइमलाइन देख रहा था तो उन्होंने भी इसको रिट्वीट किया और इस बात का समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भोजपुरी भाषियों को अपने मत भिन्नता किनारे रखकर एकता दिखानी चाहिए इस मांग में और एक ऐसे बड़ी राजनीतिक मांग में तब्दील करना चाहिए कि कोई भी पत्रकार और कोई भी नेता पत्रकार से भी ज़्यादा इसे अनसुना न कर पाए। पर फिर मुझे ये भी लगता है कि इस मामले में मैं कोई भी राय रखूँगा, वो अगर कुछ विद्वानों को सूट नहीं करेगी तो नए सिरे से मेरा पंचनामा भरा जाएगा। तो जिस भाषा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उस भाषा की लड़ाई पर मैं अपनी क्या राय रखूँ। पर मेरा यकीनी तौर पर मानना है भाषाएं सिर्फ सरकार के सहारे नहीं पनपती, पलती और फूलती हैं। आई रिपीट, भाषाएं सिर्फ सरकारी इमदाद के सहारे नहीं चलती हैं। भाषाओं का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है जब लोग उसमें अपना अक्स देखने लगता है। आप देखिए, हिंदी के संवर्धन के लिए बहुत सरकारी प्रयास हुए दक्षिण भारतीय राज्यों में और उतना ही बड़ा प्रतिरोध भी हुआ और वही हिंदी अब सिनेमा के जरिए, संगीत के जरिए नए सिरे से पहुंच रही है और उस तरह का प्रतिरोध नहीं हो रहा है। एक सरकारी तरीका था और एक पॉपुलर का क्रिएटिव तरीका था। भोजपुरी को लेकर बाकी जो मांगे हैं वो तो सामने आती रहेंगी और जब भी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन होगा तो ललन टॉप पर आपको व्यापक कवरेज दिखेगी। अब कई लोगों को अपनी नई फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिल गया है। हमारी तरफ से ये बात यहीं पर समाप्त होती है और हम अपने मित्रों से मुलाकात करेंगे, वो भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तस्वीर ज़रा दिखा दीजिएगा, रितेश बाबू हमारे घर आए थे उसकी। आई ओन माई रिलेशंस ऑलवेज। चलिए, जवाबदेही में पहला ही इतना लंबा भाषण हो गया, अब आज के सवाल भी ले लेते हैं। नवल गर्ग, मजेदार राजनीतिक उपन्यास का खुला व्याख्यान आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा था। आपने बीच में इसे बंद करके दर्शक की दिलचस्पी के कुर्ते की खादी को तार तार कर दिया। आज हमारे हिस्से में डांट ही है क्या? सौरभ जी, बहुत नाइंसाफी। मेरे जैसे जिज्ञासु दर्शक के लिए ऐसे एपिसोड तो कई घंटों के होने चाहिए। महाराज, एक तो वैसे ही 3 घंटे का हो रहा है। ये लगता है वो जो पिछला कांग्रेस वाला है उसके लिए लिखा है कि मजा आ रहा था इनको। आप पाएंगे टीआरपी में बेहिसाब इजाफा और मेरे जैसे दर्शक पाएंगे टनों हास्य का मसाला। कोई फिल्मी आदमी देखे तो हो सकता है इस विषय पर अनेक फिल्में भी बन जाएं। कांग्रेस पर हम लोगों ने जो कांग्रेस की कोठरी पर बात की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। थैंक यू वेरी मच। नवल जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत मशहूर पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों पर लिखती हैं, सुचेता दलाल, जिनके खुलासों पर ही वो स्कैम 1992 सीरीज़ बनी थी हर्षद मेहता वाली। मुझे ध्यान है उन्होंने ट्विटर पर पूछा कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट राहुल्स किचन कैबिनेट कोठरी, पर ये लोग हैं कौन? तो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने नेता नगरी के इस वीडियो को लगाया था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। YS रावत, राजीव गांधी की भी कांग्रेस पार्टी के इतर अपनी कोठरी थी जिसमें अरुण नेहरू, अरुण सिंह, रोमी चोपड़ा, गोपी अरोड़ा इत्यादि थे। उस वक्त भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यही हाल था। रावत जी, 2-3 चीजें हैं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। पहला बात तो ये है, पहली बात, जब आप सफल होते हैं तब आपके सब गुण सद्गुण ही माने जाते हैं। राजीव गांधी जो जनादेश लेकर आए थे, जिसके लिए आडवाणी जी बड़ा दुरुस्त शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये लोकसभा का नहीं शोक सभा का चुनाव था, तो उसके बाद वो ताकतवर थे। ये उनकी वो बाबा लोगों की कोठरी, दून स्कूल कोठरी, ये सब कही जाती थी। अरुण सिंह उनके खास मित्र रहे हैं। अरुण नेहरू उनके परिवार से आते थे। बक्सा वाला कहा जाता था बिकॉज ही वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, और तब कॉर्पोरेट जॉब वालों के लिए वो बक्सा वाला शब्द इस्तेमाल होता था। इंदिरा जी उनको राजनीति में लेकर आई थी। बाद में अरुण नेहरू ने मुखालफत भी की, जन मोर्चा में गए, जनता दल में गए, एक लंबी कहानी है। चुनाव भी लड़े, जीते भी, हारे भी। तभी वो प्रियंका गांधी का मशहूर डायलॉग आया था जब वो कैप्टन सतीश शर्मा के प्रचार के लिए गई थी कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने घुसने भी कैसे दिया जिसने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा, गद्दारी की, वगैरह वगैरह। इस आशय की एक बात कही गई थी। और कोठरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी या राजीव गांधी के इर्द गिर्द हो। आप भाजपा के नेता हो, रीजनल पार्टीज के नेता हो, सबके इर्द गिर्द कोठरी है। अब चूंकि गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी थी तो राहुल की कोठरी पर बहुत बात होने लगी।
बिस्वजीत सैकिया, टुडे न्यूज वॉज लाइक इट वॉज अ वेब सीरीज ऑफ राहुल, प्लीज सेंड दिस मैसेज टू प्रकाश झा, ही विल मेक अ सीरीज। बिल्कुल सैकिया साहब, प्रकाश झा साहब तक ये एपिसोड पहुंचा दिया जाएगा। वैसे भी ब्यूरोक्रेट बिरादरी, पॉलिटिकल बिरादरी और सिनेमा की बिरादरी में नेता नगरी देखा भी खूब जाता है। इस एपिसोड पर तो खास तौर पर बड़ी चर्चा हुई, कांग्रेसियों ने तो खूब देखा। दिनेश पॉल, प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न, जवाबदेही कोई नहीं। क्यों करते हो भैया ऐसा? हजारों कमेंट आते हैं। ये टेम्पलेट तो नहीं हो गया कि ऐसा कुछ लिख दो उल्टा सीधा तो जरूर सवाल ले लेंगे हैं? अच्छा, फिर भी हम आखिर कोशिश नहीं छोड़ेंगे। और सौरभ भैया, हम आपका इंटरव्यू भी देखना चाहेंगे। हमारा इंटरव्यू कहां? आप तो सबका लेते हैं, आपका नहीं 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 नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना। हम लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। हारे क्यों हम, कोशिश हमारी है, कुछ तो हासिल कर ही लेंगे, इतनी तो तैयारी है। दिनेश पॉल, हिमाचल प्रदेश। थैंक यू दिनेश भाई आपके संदेश के लिए, पर बख्श दीजिए। चंदन यादव, अगर आप भोजपुरी मूवी नहीं देखते हैं तो आप नहीं देखे हो तो आप मेहंदी लगा के रखना देख लो सर, खेसारी लाल का मूवी है, बहुत मस्त है। भैया हमारा हो गया भोजपुरी का, है ना? आप लोग देखो, आप लोग अपनी उगाड़ पछाड़ में लगे रहो, हमारा हो गया। प्रिंस कुमार बिहार वाले, आज भी आपने मेरा कमेंट नहीं उठाया सौरभ भैया। उठा तो लिया यार गुरु। बिहार में शिक्षा और रोजगार बहुत गंभीर मुद्दा है। हम बिहार के बेगूसराय से आपको प्रणाम करते हैं। आपको भी प्रणाम भाई। हमें पढ़ने से लेकर जॉब तक घर परिवार से दूर जाना पड़ता है, ना प्राइवेट कॉलेज है ना प्राइवेट कंपनी है। जब कभी गर्म रोटी खाने का मन होता है तो माँ की याद आ जाती है। छठ का डला उठा, कोई भी फेस्टिवल हो तो वीडियो कॉल पे देखते हैं। आपसे निवेदन है कि ये मुद्दा आप उठाएं अपने मंच से। जब तक आप नहीं मेरा कमेंट उठाएंगे हम करते रहेंगे कमेंट, गिव अप नहीं करेंगे। धन्यवाद, और आपको और आपकी टीम के लिए खूब सारा प्यार। थैंक यू भाई। और हम जब भी बिहार के नेताओं से बात करते हैं, पूर्वांचल के नेताओं से भी, यूपी के, तो ये पलायन एक बड़ा मुद्दा रहता है। आज ही हम इंडिया टुडे मैगजीन की जब मीटिंग कर रहे थे तो इस पर बात हो रही थी कि इस बार खेती का कितना बुरा हाल है और मजदूरी के लिए जो दस्ते जाते हैं कैसे उनकी संख्या में इजाफा हो गया है। देखिए, आपने छठ के डले की बात कही, मैं फिर से ये नहीं लौटूंगा क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपोजर था बुंदेलखंड अवध की संस्कृति से बाहर की। और तब मुझे पता चला कि छठ कितना बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर छठ पर्व नहीं मनाया जाता है। और फिर वो सूर्य को अर्घ देना और वो डला और वो सब चीज़ें समझ में आई। पर प्रिंस भाई, आप देखिए, ऐसा है ना, हम सबके हिस्से में उन जगहों पर रहना नहीं आता जहाँ हमारी नार गड़ी है, पर हम जहाँ भी जाते हैं अपने हिस्से का शहर, अपना वतन, अपनी भाषा साथ लेकर जाते ही हैं। प्रवेश युआन, गुजरात चुनावी यात्रा कब शुरू होगा भाई? सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से मान लीजिए, है ना? दशहरे के बाद आगाज कर दिया जाएगा। गुड़िया कुमारी, गेस्ट इन द न्यूज रूम में शारदा सिन्हा को बुलाइए। गुड़िया जी, हम लोगों ने ललन टॉप अड्डे पर शारदा जी का, उनकी बेटी का और उनकी भी बेटी का इंटरव्यू किया था बहुत विस्तार से। उसको इस सवाल जवाब के डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा, शारदा जी का वो आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा, विचार करेंगे आपके सुझाव पर। निशांत वर्मा, यमराज तेरी आखिरी इच्छा क्या है वत्स? सौरभ द्विवेदी, महाराज मैं श्री नरेंद्र मोदी का निष्पक्ष इंटरव्यू लेना चाहता हूं। यमराज चालाक प्राणी, अमर होना चाहता है। देखो भाई, अमर तो कोई नहीं होता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना? और हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया जाता है नेवर से नेवर। तो देखिए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू दें। जब भी ऐसा होगा आपके सामने हाजिर होगा। तो हम ये मान के नहीं चलते हैं कि ये एक असंभव संभावना है। विकास, सौरभ भैया आप हिंदी भाषा पत्रकारिता का सबसे धांसू चेहरा हैं और ये बात उतनी सत्य है जितना सत्य ये है कि दशहरी आम होता है। क्या यार, हो गया बस, अब इस पर भी विराम लगाया जाए। एक तो हम सबसे धांसू चेहरा नहीं है,
ये मैं इसलिए भी और अतिरिक्त कहूंगा क्योंकि दशहरी आम नहीं होता है, वेज बिरयानी नहीं होती है, और पराठे वाली गली में जो बिकता है वो पराठा नहीं है, ठीक है, वो तली हुई कचौड़ी है, कुछ भी। हर्ष पांड्या, I have watched almost every episode of Lalan Top. This I feel was the best of all. Thanks Lalan Top for bringing such juicy details with desi swag. Keep rocking. Thank you Harsh bhai. Thank you so much. Jai Shri Krishna. रवि पाठक, इट्स अ वंडरफुल एपिसोड. आदेश एंड मौसमी नेल्ड इट, जबरदस्त. अरे आपको पता नहीं है, आदेश और मौसमी, इन लोगों को इतने फोन आए, कांग्रेस के नेताओं के इतने फोन करवाए गए, क्योंकि ये लोग तो वही बीट कवर करते हैं, तो बहुत दबाव, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, इसका क्यों बता दिया, उसका क्यों बता दिया, और बहन जी हमारा तो ये मामला भी नहीं था. तो इस तरीके के बहुत फोन आए. लेकिन देखिए लोग कितने नेता नगरी के दर्शकों को सम्मान देते हैं कि आके सब बता दिया. फिर बुलाएंगे, सब पार्टियों के लोगों को बुलाएंगे, पत्रकारों को, सब आपके सामने खोल के धर देंगे. वरुण सिंघा, नमस्ते सौरभ सर, एज यू रेड सो मेनी हिस्ट्री बुक्स, कैन यू शेयर सम इंसाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी, हाउ वॉज देयर रिलेशनशिप. यार वरुण, इस पे ना कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कोई एक ऐसी किताब नहीं है. एक तो रुद्रांशु मुखर्जी की किताब है, पर वो किताब फोकस करती है नेहरू और सुभाष बाबू पर. पटेल साहब की बायोग्राफी है जो एस गोपाल की लिखी हुई है. एक सेकंड मैं चेक करता हूँ. पटेल की, और वो बड़ी कमाल की किताब है, एस गोपाल की ही है. यार ये वाले सवाल थोड़ा पहले दे दिया करो. नहीं, एस गोपाल ने पटेल अलाइव, एस गोपाल ने नेहरू की बायोग्राफी लिखी है. सॉरी, माफी चाहूंगा मैं. पटेल अलाइव ये राजमोहन गांधी की लिखी हुई बायोग्राफी है, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए. और एस गोपाल ने नेहरू की बहुत डिटेल बायोग्राफी लिखी है. तो इन दो को पढ़ के हम समझ सकते हैं. देखिए, दोनों महान देशभक्त थे, दोनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दोनों बहुत चतुर राजनेता थे. दुर्भाग्य ये रहा देश का कि सरदार पटेल का आज़ादी के कुछ बरस बाद ही और पहले आम चुनाव से पहले ही निधन हो गया. दोनों के बीच नो कंफ्यूजन, बहुत सारी बातों पर मतभेद भी था. पर सवाल यह है कि आज़ादी के 75 बरस बीतने के बाद ये जो हम वर्सेस का खेल खेल रहे हैं और किसी एक को महान बताकर किसी दूसरे को कमतर सिद्ध कर रहे हैं, उसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या है, पॉइंट 1. और पॉइंट 2 कि ये सब हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन इनमें से किसी की भी राजनीति विश्लेषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए. हमारे अंदर स्वीकार का साहस और आलोचना का विवेक होना चाहिए कि अगर इन्होंने कोई ऐसे स्टेप लिए जिनके दूरगामी अच्छे प्रभाव नहीं रहे तो उन पर भी बात हो. जैसे नेहरू पर जब भी बात होगी तो चाइना वाला जो वॉर है, जो चाइना पॉलिसी है, वो कितनी बुरी तरह विफल रही थी, उस पर बात होगी ही. निर्गुट आंदोलन को लेकर अभी भी बहुत चर्चा होती है, वो सही था तो गलत था. पर जिस तरह से महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, पंडित नेहरू को फादर ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है. और उसकी एक वजह है, 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर पश्चिमी देशों को लगता था कि भारत फेल हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया, फिर पंडित नेहरू ने इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए. इनफैक्ट जब नेहरू की मौत हुई तब भी कहा जा रहा था कि नेहरू के बाद कौन, अब भारत का क्या होगा. लेकिन भारत हजारों वर्षों से अपनी सभ्यता पर उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे रहा है, आगे भी देता रहेगा. तो आप इन व्यक्तित्वों की बड़ाई करिए, इनकी तुलना करिए, तथ्य आधारित आलोचना करिए, पर किसी एक को नीचा करने के लिए किसी एक को ऊंचा, इससे बचना चाहिए. और ये दो बायोग्राफी जरूर पढ़िए. राजमोहन गांधी वाली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी बहुत कमाल की है. प्रशांत सुर्वे, सौरभ बिग फैन सिंस 2017. माय क्वेश्चन टू यू इज एवरीवन expect you to host all shows on Lalan Top, which is practically not feasible. In that case, how do you choose what show to be part of and which one should be hosted by your colleagues? Also, how do you motivate your colleagues when they see comments asking to replace the host, people asking for you to host? प्रशांत सुर्वे भाई ने बड़ा महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल पूछा है. ये अंग्रेजी में है, हिंदी में कर देता हूँ. ये बोल रहे हैं कि सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादातर शो आप होस्ट करें ललन टॉप के, जो प्रायोगिक तौर पर मुमकिन भी नहीं है.
फिर आप कैसे चुनते हैं कि आप कौन से शो होस्ट करेंगे और कौन से शो आपके कलीग होस्ट करेंगे, और आप अपने कलीग्स का कैसे उत्साह बढ़ाते हैं जब लोग उनके वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि सौरभ द्विवेदी को लाओ, इनको हटाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराने दर्शक जानते हैं कि जब ललन टॉप शुरू हुआ था एक वेबसाइट की शक्ल में था, फिर हमने शुरुआती वीडियो किए। उन दिनों हमारे मित्र हुआ करते थे, मतलब ललन टॉप में हुआ करते थे, कुलदीप सरदार, वो कविताओं का पाठ किया करते थे, और आशुतोष चचा थे, आशीष थे, आशीष अभी भी हैं, कुलदीप अब इंडिया टुडे ग्रुप के ऑडियो एडिटर हैं, और ललन टॉप का जो पॉडकास्ट शुरू हुआ है बाजा के नाम से, अगर आपने नहीं देखा है ललन टॉप ऐप पर जाइए, बिल्कुल नीचे आपको पैनल दिखेगा, देखिए, पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, तो उसमें आपको बाजा मिल जाएगा। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं दिलचस्प। तो वो लोग सब लोग वीडियो बनाते थे। उसके बाद चुनावी कवरेज में भी ऐसा ही हुआ। अभी क्या होता है कि मैं वो शोज़ करता हूँ जो मेरी प्रकृति या मेरी तैयारी से मेल खाते हैं। तो जो हमारा एक मेन शो रहता है ललन टॉप शो, वो करता हूँ। आपने गौर किया होगा दुनियादारी में करता था, लेकिन जब व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई तो फिर अब हमारी बहुत काबिल साथी हैं दिव्यांशी, वो शो करती हैं। अब दिव्यांशी के उदाहरण से आपको समझाते हैं। दिव्यांशी की बड़ी रुचि रहती है मेंटल हेल्थ में। तो हमारा काम ये होता है एक संपादक के तौर पे कि हमारे न्यूज़ रूम में जिस व्यक्ति की जिस विषय में रुचि है उसके इर्द गिर्द कुछ बुना जाए, क्योंकि तब वो काम बहुत मन से करेगा। तो उनकी मेंटल हेल्थ पर रुचि थी। कोविड के दौरान हमें लगा भी कि इस पर अलग से शो होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अब दिव्यांशी बातचित्त के नाम से, चित्त का मतलब हमारा मन होता है, एक शो करती है। तो एक तरीका तो ये है कि जिसमें आप देखें कि कौन सा व्यक्ति किस कंटेंट के लिए सूट करेगा और कौन से व्यक्ति के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द भी शो बिल्ड किया जाए। सरवत फातिमा जो सेहत करती हैं, तो वो हेल्थ के मामलों पर लिखती रही हैं, लाइफस्टाइल के मामलों पर, तो इसलिए वो शो उनके इर्द गिर्द कंसीव किया गया। सेम आशीष के साथ है, जो कि वो सटायर लिखते हैं, तो वो सोशलिस्ट शो उस हिसाब से बनाया गया। खर्चा पानी सिद्धांत मोहन करते हैं, तो वो चूंकि उनकी उन विषयों में जानकारी है, दिलचस्पी है। निखिल डिफेंस की बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी जानकारी भी बहुत अच्छी, इसलिए वो रखवाले करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि आपकी मंशा होती है कि एक शो का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दो और उसके बाद फिर और साथियों को दे दो। जैसे आरवम में हुआ, तो एक कंसेप्ट आया कि एक शो करना है दक्षिण भारतीय राज्यों पर, क्या नाम हो, डाउन साउथ, दक्षिणावर्त, बहुत सारे ऐसे नाम चलते रहे दिमाग में। फिर पर मुझे एक टटका हुआ सा शब्द चाहिए था जो उस शो की फिलॉसफी को एक्सप्रेस करता हो। आरवम के रूप में हमें वो शब्द मिला तमिल भाषा का, जिसका अर्थ उत्सुकता होती है, उत्सुकता होता है जिसका अर्थ। तो शुरुआती कुछ एपिसोड मैंने किए अक्षिता के साथ। उसके बाद फिर हमारी दूसरी सहयोगी हैं जो गुजरात से आती हैं, नूपुर पटेला, वो शो कर रही हैं। इनफैक्ट इस बार के एल्बम में, जैसा मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं आया भी हूँ। तो वैसा रहता है कि शो की प्रकृति के हिसाब से एंकर्स का सिलेक्शन होता है। किताब वाला में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे साथी किताबें पढ़ें वो बात करें, क्योंकि इसी बहाने एक लोभ रहता है संपादक के तौर पे कि वो लोग खूब सारी किताबें पढ़ भी लें। कलीग्स को मैं यही कहता हूं कि यार बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल मन खराब नहीं करना है, आपको अपनी लकीर बनानी है और सौरभ द्विवेदी से भी बड़ी लकीर बनानी है। बहुत सारे संपादक आएंगे जाएंगे और किसी को किसी की तरह नहीं बनना है, सबको अपना सिग्नेचर बिल्ड करना है ना, अपनी ओरिजिनलिटी पर यकीन रखना है। धीमे धीमे पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे जो कि आने भी लगे हैं, और दर्शकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं परखेंगे, नए चेहरों को मौका नहीं देंगे, तो फिर कैसे? क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरी टीम का वर्क है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं इस वक्त बातचीत कर रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट किसी ने स्क्रीन पर लगाए होंगे, है ना। कैमरे के पीछे विजय हैं, कैमरे के पीछे विजय हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। जरा ये कैमरा इधर घुमाइए, आइए थोड़ा दिखाया जाए। ये देखिए, ये अमितेश बैठे हुए हैं जो पूरे ये शो रनर हैं, हमारे डेप्टी प्रोडक्शन हेड हैं। और घुमाइए, उधर देखो भाई, दिख रहे हो? हाँ, ये गौरव हैं, तो ये पूरे शो के प्रोड्यूसर हैं। सवालों का चुनाव, उनको स्क्रीन पर लगवाना, कौन से वीडियो का क्या चंक, ये तो है ना, कौन से वीडियो का क्या चंक जाएगा, ये गौरव करते हैं ये काम। ये कौशिक जी हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं, अभी प्रोडक्शन भी समझ रहे हैं। जेरी जी हैं, देखिए ये पूरा अलग अलग पैनल दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं? हाँ, ये पैनल अलग अलग, कौन सा स्विच होगा, जब 3 स्पीकर यहाँ पे होंगे तो क्या होगा। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी टीम का वर्क होता है जो आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में दिखता है। तो सिर्फ वो चेहरा जो खबर को प्रस्तुत कर रहा है वही नहीं होता है वो कंटेंट।
और इसलिए ज़रूरी है कि ये चेहरे लगातार आपको बताए जाते रहें, आपके सामने आते रहें। लल्लन टॉप में हम लोग इसी चीज़ को प्रीच करते हैं। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, विचार रहना चाहिए, और विचार यही है कि स्पष्ट, सरल और सरस ढंग से आपको बताया जाए। विवेकानंद तिवारी, सौरभ जी एंड होल लल्लन टॉप टीम, शालोम फ्रॉम इजराइल। ये वहाँ पर अभिवादन के लिए हिब्रू भाषा का शब्द होता है। मुझे जाना है इजराइल। I love to watch Netan Agri and Kharcha Pani on YouTube. The best thing I love about the London Top is unbiased reporting and fact-based debate. I appreciate it and keep the spirit. Proud of you. Thank you भाई, thank you so much विवेकानंद भाई, और उम्मीद करता हूँ कि इजराइल आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगी। निखिल कांत निगम, हिमांशु वॉज राइट, आरजेडी वॉज नेशनल पार्टी इन 2008। जी वो सही थे, इसीलिए आपके कमेंट को यहाँ पर रखा गया है। हमने भी चेक किया तो हमें दरअसल भूल सुधार में कहना चाहिए था। आरजेडी को 1.5-2 बरस के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। कैसे मिला था? उन्होंने बिहार में वो एक बड़ी पार्टी थे, झारखंड में वो एक बड़ी पार्टी थे, मणिपुर में एक बड़ी पार्टी थी, और नागालैंड में भी उनका प्रदर्शन। तो राष्ट्रीय पार्टी के जो क्राइटेरिया होते हैं वो ये हैं कि या तो क्या है, 3 या 4 राज्यों में कम से कम 6% आपको वोट मिले हो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, या कुछ राज्यों से आपके, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा फिर से, सांसद आते हों नेशनल पार्टी। एक तो हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि हमें सब चीज़ें याद रहें, जो कि ठीक भी है। नेशनल पार्टीज, हाँ, कम से कम 3 राज्यों में, उन राज्यों की जो सीटें उनमें से 2% सीटें जीती हों, मतलब 3 अलग अलग राज्यों से आपके लोकसभा के प्रतिनिधि आते हों, या फिर कम से कम 4 राज्य ऐसे हों जहां से आपको 6% से ज़्यादा वोट मिल रहा हो, और 4 आपकी लोकसभा सीटें भी हों, ठीक है, और या 4 राज्यों में आपकी स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्निशन हो गई हो। इस समय 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI और CPM, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP, और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP। अब देखिए ये NPP क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ के कई राज्यों में इनकी प्रभावी उपस्थिति है ना। तो यस, आई वॉज रॉन्ग, हिमांशु वॉज राइट, RJD वॉज अ नेशनल पार्टी फॉर सम टाइम। विभा भट्ट, गुजराती गाने भी सुना करो सौरभ भाई, इलेक्शन की कवरेज के समय काम आएंगे। विभा बेन, हम लोग ना लूप में वो सुनते हैं, कीर्तिदान गढ़वी जी के गाने सुनते हैं, और वो जो क्या होता है, भंडारा टाइप का होता है, तो उसमें भक्ति गीत भी गाए जाते हैं, और मुरारी बापू की कथाओं में जो आते हैं, क्या नाम है उनका, नहीं, कीर्तिदान गढ़वी के अलावा एक और हैं, उस्मान करके, हाँ, उनके भी गाने सुने हैं। अब आपने ध्यान दिला दिया, और गुजराती गाने सुने जाएंगे। उस्मान मीर, हाँ जी। चलिए, आज का जवाबदेही यहीं पर समाप्त होता है। अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी आलोचना से परे नहीं है। हमारी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाते रहिए। संवाद का सिलसिला चलते रहना चाहिए।